जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज परसेंटेज के 18वें क्लास में हम लोग पहुंचे हैं और ये परसेंटेज जो 18वें क्लास है ये 17वें क्लास से संबंधित है, क्योंकि जो 17वां या 16वां 17वां जो क्लास चला है इस क्लास में हम परसेंटेज के क्रमागत प्रतिशत पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत मतलब सक्सेसिव परसेंटेज की बात करें। जो सक्सेसिव परसेंटेज अर्थात क्रमागत जो प्रतिशत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज का। ठीक है, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें चीजें चल क्या रही हैं। जैसे कि देखिएगा, इसमें जो क्रमागत प्रतिशत होता है, तो मैंने आपको हर एक क्लास में शुरुआत तौर पे बताया जरूर कि इसमें कैसे हमको सवाल को हल करना है, ये किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। मैंने हर टाइप को 3 प्रकार से हल करना बताया है, सॉरी हर एक प्रश्न को 3 प्रकार से हल करने के लिए बताया है। और उसमें तीनों विधियां, कोई जरूरी नहीं है कि हम तीनों विधियों में से कोई एक बेस्ट है, कोई एक बेस्ट नहीं है, हमें उसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होगा। और वो जो तीनों विधियां हैं ये आपको 16वें क्लास में बताया गया और 17वें क्लास दोनों में बताया गया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछला क्लास पहले देख करके इससे रिलेट जो मतलब कि टॉपिक है या क्लास है उसको देख करके तब इसमें आप आइए। ठीक है, चलेगा। इसमें क्रमागत प्रतिशत चल रहा है, जैसे मान लीजिए समझ लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे दिया गया यदि किसी राशि को 10% पहले घटाया जाता है, वापस 10% से कम किया जाता है, या किसी भी व्यक्ति के आय को पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर कुछ महीने बाद उसकी आय को 10% कम कर दिया गया, तो उसकी आय में नेट परिवर्तन कितना हुआ हमें जानना चाहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, चीजें ही चलेंगी। 10 में बढ़ाया गया प्लस 10 प्लस 10 करिए, उसके बाद 10 में घटाया गया माइनस 10 करिए। यहाँ पे प्लस होगा माइनस, क्योंकि x और y में एक माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस करेंगे 10 गुणित 10 बटा 100 हो जाएगा आपका। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कि माइनस, ये 0 से 0 और 1 0 से 0 मतलब 1%। मतलब इस पूरे सौदे में, इस पूरे प्रक्रिया में हमें 1% क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। और अगर इसको देखा जाए तो इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, सॉरी ठीक है, पहले राशि को 10% बढ़ाया गया तो 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब किसी कोई राशि 10 शुरुआत में ये प्रारंभिक होता है हमेशा, 10 था, 10 से हमको बढ़ा दीजिए 11 कर दीजिए, लेकिन दूसरी बार हमें घटाया गया तो 10 से कितना कम कर दिया, एक कम कर दिया गया, तो 10 से कितना हो गया का 9 हो गया। अब यहाँ निकालेंगे 10 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर रेशो 11 और 99, तो 100 की चीज कितने की हो गई, 99 की हुई, एक की कमी हुई कितना पर 100 पे। 1/100 मतलब क्या होता है, 1% होता है आपका, मैं बता दें इसका मतलब 1%। ये एक कंसेप्ट आपका चलने वाला है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक मशीन दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, लगातार घट रहा है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, ये 3 साल पहले खरीदी गई थी, मतलब वो यहाँ पे खड़ा होकर 3 साल पहले की मतलब बात कर रहा है, खरीदी गई थी। यदि वर्तमान मतलब इस समय की यदि वर्तमान मूल्य, ठीक है, 87,480 रुपया हो तो इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य बताना आपको। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 10%, ये 3 बार है, यहाँ पे 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे, लेकिन जो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाएंगे वो 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको इस तरह लगाएंगे। पहले 10% को समझते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। घटने का मतलब अगर शुरुआती दौर पे उसका मूल्य 10 रहा होगा तो 10 से कितना हो गया होगा, एक कम करेंगे, ये पहले साल ये हुआ होगा। फिर दूसरी बार क्या हुआ आपका, ठीक दूसरे साल वही हुआ, 10 से 9 हो गया। फिर तीसरे साल वही हुआ, 10 से 9 हो गया। इसका मतलब अब गुणा करते हैं, 10 10 में 100 10 में 1000, ये कितना 1000 हो गया। रेशियो 9 9 81, 81 9 729, गुणा कर लीजिए आप, हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आपसे कह क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य होता है, बाद का मूल्य होता है। इसका वैल्यू दिया गया है, दिया गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना। यदि इसका वर्तमान मूल्य मतलब इस घटने के बाद यदि वर्तमान मूल्य इतना रुपया है तो ये दिया गया है
87,480 की वैल्यू दिया गया है, 729 वैल्यू दिया, सॉरी नीचे करते हैं हम लोग कितना निकाला, 1000 निकाला, 1000 क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, सॉरी 1000 होगा। अब सोचिए आप, पहली बात तो पीछे देखिए आपका 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4 जीरो लिख लीजिए आप। अब ऑप्शन देकर 4 जीरो किसमें है, हो सकता है, लेकिन इकाई एक मिला लीजिए। आपको 9 से 8 बनाना है, 9 से 8। सोचिए 9 में कैसे गुणा करेंगे, 8 आएगा, 2 ही तो है, 9 2 18, लास्ट में 8 है यार, इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लिख दीजिए आप, लास्ट में कितना आएगा 2, फिर 4 जीरो, इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका, ये आपका पहला प्रश्न। चलिए ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य। यदि इसका 10% दर से अवमूल्यन हो तो, अवमूल्यन मतलब होता है घटना, 10% के रेट से वो लगातार घट रहा है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है, मतलब वर्तमान मूल्य दिया, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि 10% का मतलब होता है 1/10, अवमूल्यन का मतलब ये घट रहा है। अगर पहले वर्ष उसका मूल्य 10 रुपया होगा तो 10 से कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 9, एक कम कर दिए। दूसरे साल में यही प्रक्रिया हो रही है, 10 से कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, फिर तीसरे साल भी आपको हो जाएगा 10 से कितना 9 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। हम गुणा करते हैं, कटने वाला तो है नहीं, काट देंगे हम लोग। 10 में समाधान में कितना आ जाएगा 1000, इधर आपका आ जाएगा 9 9 81 81 9 729, ये हो गया। तो मतलब इसका मूल्य लास्ट में घटने 729 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें लोग, एक तो आपका ये, एक आप ये चेक कर सकते हैं कि देखिए इसमें 9 शामिल है, क्योंकि ये क्या है 9 गुणे 9 गुणे 9 ही तो है, 9 शामिल है। एक आप, क्योंकि जो इसी का मान 729 का मान पूछ रहा है, तो 729 में 9 3 बार, एक बार 9 है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए आप। मल्टीपल कैसे चेक करते हैं कि जिसमें अंकों का योग 9 से कट जाएगा, वो 9 से पूरी संख्या कटेगी। ये 6 है, 6 9 से कटेगा नहीं, 4 1 5 9 से कटेगा नहीं, चेक करते हैं 4 1 5 5 5 10 10 और 18 18 से 9 कटेगा, ये चांस बन रहा है। इसको देखते हैं 6 2 8 और 8 8 16 16 नहीं कटेगा, एक ही विकल्प आपको कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको लगाना है, तो इसको लगाएंगे कैसे, चलिए देखिए हम लोग। तो ये दिया गया इसका क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य, क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य, तो इसका मान दिया गया है, तो लिखेंगे हम लोग 2 लाख, किसका मान दिया गया उसको नीचे रखिए, 1000 मान, किसका मान निकाला उसको गुणा कीजिए, 729 का मान निकालिए। आप देखिए 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0, लास्ट में जो 2 0 बचने वाला है। अब इकाई अंक मिलाइए, लास्ट में 2 0 आएगा, 2 0 दिए 9 2 18, लास्ट में क्या आएगा 800, 800 देखिए ऐसे हो जाएगा, पूरा गुणा कर लीजिए, 2 2 के 4 हो जाएगा, सॉरी 2 18 2 2 4 5 हो जाएगा आपका, और दूसरा से कितना आ जाएगा 14, देखिए आया नहीं। तो आपको आधे पे इस प्रश्न का जवाब दे देना है आपको, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, यही 9 का मल्टीपल चेक कर लेते आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, मतलब हर एक वर्ष के अंत में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। वर्षारंभ मतलब वर्ष के आरंभ में 2004, वर्षारंभ 2004 में मतलब 2004 के प्रारंभ में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। वर्ष 2006 के अंत में मेढकों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 2004 पूरा बीतेगा, एक वर्ष हुआ, फिर 2005 आएगा, 2005 में पूरा बीतेगा, एक वर्ष आएगा, फिर आपका 2006 ये भी बीतेगा, क्योंकि 2006 के अंत में तो कुल कितने साल का गैप हो गया, 3 वर्ष का गैप, कितने वर्ष का हो गया 3 वर्ष का गैप हो गया। इसका मतलब जो सक्सेसिव लगाना वो 3 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, 3 बार नहीं तो 3 बार निकालना पड़ेगा, चलेगा। तो वर्ष आरंभ में दिया गया है, वर्ष के आरंभ में 2006 में पूछ रहा है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। वृद्धि होने का मतलब अगर शुरुआत में मेढक तालाब में 10 रहे होंगे
वर्ष के अंत में कितने 11 हुए होंगे, फिर दूसरे साल एक प्रक्रिया होगी, फिर 11 हुए होंगे, तीसरे साल में एक प्रक्रिया होगी, 10 11 क्या करें गुणा करेंगे, ये 10 दहा में 100 दहा में 1000 या 11 का गुणा करें 11 में 121 से गुणा करें 1331 कितना होगा 1331 11 का क्यूब कितना 1331। अब समझेगा ये जो वैल्यू दे प्रारंभिक वैल्यू है इसका मान दिया गया है, ये 2,14,000 जो दिया गया किसका मान दिया गया 1000 का मान दिया गया। आपसे पूछा कि 2006 के अंदर कितने मेढक होंगे, तो ये इसका वैल्यू पूछ रहा है 1331 का वैल्यू पूछ रहा है। ये 3 जीरो तो आपस में चला जाए खत्म, अब केवल इकाई मिलेगी 4 एकम 4 लास्ट में 4 किसके जीरो तो है नहीं, लास्ट में 4 एक है ये वाला आपका फोर्थ आंसर क्या जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप इकाई अंक से मिला के आंसर दीजिए ताकि आपका समय बचे और एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 72 बच्चे एक कक्षा में, मतलब एक कक्षा है जिसमें 72 बच्चे हैं, कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं, मतलब कतार लगाएगा स्तंभ है ना, कतार तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, आपको एक कतार में बच्चों की संख्या बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 72 बच्चे टोटल हैं और एक कतार दिया गया और एक स्तंभ दिया, दो वर्ड को ध्यान, कतार और स्तंभ दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार करें कि प्रत्येक कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। अब देखिए जो आप लोगों में जो लोग पिछला क्लास देख रहे होंगे उनको पता होगा कि 12.5% का मतलब कितना फ्रैक्शन होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि आप पिछला क्लास देख लिया करिए। देखिएगा इसका जो होता है वो 1/8, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 क्या होता है 8। अब जिसके साथ का के की लगा उसको लिखते हैं प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, स्तंभ में बच्चों की संख्या से, मतलब अगर यहाँ पे स्तंभ होगा, सॉरी यहाँ पे स्तंभ होगा तो यहाँ पे कतार हो जाएगा। किससे तुलना करा, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, तो जिसके संग सा से सी का के की वो हर में चला जाता ये हो जाएगा, मतलब तो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू 8 हो जाएगा है ना। तो अब प्रत्येक सॉरी एक अधिक है, इतना अधिक है, अधिक होने का मतलब एक अधिक है तो कतार में कितना 9 हो जाएंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, मतलब कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5 मतलब 1/8। अगर प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या 8 होगी तो कतार में एक ज्यादा कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपसे कह रहा ये 72 बच्चों की एक कक्षा में टोटल बच्चों की कितना है, एक अधिक है, तो यहाँ पर दिया है टोटल जो दिया गया है वो 72 बच्चों की दिया है। ये 72 बच्चों की एक कक्षा में कतार तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े, कतार और स्तंभ में खड़े 72 बच्चे, टोटल बच्चे मतलब किस में है, ये है। आप जानते हैं ये 9 8 बता, क्योंकि स्तंभ जिसे मैं आपसे कह दूं कि एक लाइन है, ये 2 लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। मान लीजिएगा अगर मैं कह दूं इस कतार में मान लीजिए 5 बच्चे खड़े हैं, कितने बच्चे, इस कतार में 5 बच्चे खड़े हैं, टोटल मान लीजिए कितनी कतारें हैं, टोटल कितनी कतारें 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे हैं, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का गुणा ही तो करेंगे आप, इन दोनों का गुणा करें कितना होगा 5 चौक के 20, टोटल बच्चे 20 है। इसी प्रकार ये 72 बच्चे एक कक्षा में इस प्रकार कतार और स्तंभ में खड़े हैं, तो कतार 8 हो गए और सॉरी स्तंभ 8 हो गए, कतार 9 होंगे, तो 9 8 72 यूनिट का मान दिया गया 72, 1 यूनिट का मान आएगा 1 आएगा। आपसे पूछा क्या है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, तो प्रत्येक कतार में कितने बच्चे 9 खड़े, 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट का 9 यूनिट का मान 9 ही हो जाएगा, अर्थात इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, और अगले कांसेप्ट की तरफ आते हैं। देखिए अगला कांसेप्ट कुछ नया नहीं, सिर्फ इसी बेस पर, बस आपको थोड़ा सा एरिया चेंज करूंगा मैं,
है ना। इसी इसमें आपको मिल जाएगा वर्ग मिल जाएगा, ठीक है, आयत मिल जाएगा और त्रिभुज मिल जाएगा, वृत्त मिल जाएगा, ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपको वो इसमें देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा, सॉरी भुजा स्क्वायर, ठीक है। और हम बात करेंगे आयत, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज का होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कांस्टेंट होगा मतलब जो संख्या होगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू से हमसे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ग है, तो वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजा बराबर, अगर ये इसका साइड ए होगा, ए बी साइड कितना ए, सब ए हो जाएगा। तो आपको पता है मेन एक प्रकार का वर्ग एक आयत ही होता है बेसिकली, बस ये इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, मतलब इसकी लंबाई भी आपको ये मिल जाएगी, चौड़ाई भी क्या मिलेगी, दोनों तो यही मिलेगी। आपको पता है कि इस प्रकार का जो एक प्रकार का आयत ही है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस तरह से हम जो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा लंबाई, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए, कुल मिला के ए स्क्वायर है, इसीलिए भुजा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी सक्सेसिव लगेगा, ठीक, यहाँ पर भी सक्सेसिव लगेगा, और यहाँ पे जहाँ पे दो एक ही चीज दो बार होगी, प्रक्रिया गुणा होगा, वहां पे सक्सेसिव लग जाएगा। देखिए आयत है, आयत में ही लगेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पे सक्सेसिव मिल जाएगा, लग जाएगा। इसके बाद आपका वृत्त, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, पाई आर स्क्वायर, तो केवल आर है, आर दो बार है, आर स्क्वायर, आर गुणे आर लिख सकते हैं, इस प्रकार इसमें करेंगे। अब सवाल किस टाइप का है, किसी वर्ग की भुजा, सॉरी, ठीक है, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक। अब जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके भुजा को 10% मैंने बढ़ाया, 10% मैंने बढ़ाया, तो 10% का मतलब ये होता है 1/10। अगर उसकी भुजा शुरुआत में 10 रही होगी, तो अब उसकी भुजा कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। दूसरी वाली भुजा भी तो इसी अनुपात में बढ़ी होगी, क्योंकि वो भी तो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम होता है, तो यहाँ पे भी वो 10 11 का होगा। कितना परिवर्तन होगा टोटल, क्योंकि जानते हैं आप यहाँ ए गुणे ए निकालना है, ये ए भी ए है, ए भी ए है, ये पहले का ये बाद का ए है, ठीक है, भुजा है। गुणा करेंगे, गुणा करें तभी तो मिलेगा, तो गुणा कैसे करते हैं अनुपात का, सीधे सीधे गुणा करें, 10 10 में 100, सॉरी ये रेशियो हो जाएगा 11 11 में 121। अब देखिए 100 से कितना अधिक हुआ, 21 ज्यादा हुआ, कितना पे 100 पे, 100 पे सीधे प्रतिशत में चली जाती है, तो सीधे 21% फायदा मतलब बढ़ गया। इसी चीज को हम लगाएंगे x + y + xy बटा 100 से, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज सेम है, यहाँ पे x का मतलब a हो जाएगा, y का मतलब भी a हो जाएगा, तो a कितना 2a हो जाएगा, 2a, यहाँ गुणा करेंगे a में गुणा करेंगे a स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। जहाँ पे एक मतलब एक ही प्रकार की बीमा मिलेंगे, वहां पे 2a + a स्क्वायर बटा 100, ठीक है। वही चीज देखिए 21% है, इसको मैं इस विधि से लगा रहा हूँ, तो भुजा को बढ़ा के 10%, तो 10 दूना 20 हो गया ये, और 10 दाम में कितना लगेगा 100, क्योंकि एक मान 10 है, भुजा 10% बढ़ा रहा है, और नीचे आपका 100 है। देखिए 100 कट जाएगा, तभी 20 + 1 21% आपका आया, तभी देखिए इस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। और एक प्रकार ये देखिएगा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को आप 10% कम करते हैं, 10% क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, 10% कम करते हैं, तो 10% मतलब 1/10, पहले अगर भुजा 10 रहा होगा तो 10 एक कम करेगा, त्रिज्या होता है उसमें, भुजा नहीं त्रिज्या होता है, तो 10 से कितना 9 हो गया होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये इसके त्रिज्या आर में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन जब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर कहीं आर और आर का गुणा करेगा तभी तो क्षेत्रफल मिलेगा, तो आर का दोनों आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 से 9 ही होगा उसमें भी,
तो गुणा करेंगे 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, 9 9 81। अब इसका क्षेत्रफल मतलब पहले रहा 100, अब हो गया 81। कितना कम हुआ आपका, कितना कम होता है ये आपका 19 कम हुआ, कितना पे 100 पे 19% की कमी हो गई, मतलब उसके क्षेत्रफल में 19% क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर हुआ? तो ये चीजें बस कांस्टेंट वैल्यू आप दिमाग मत नहीं रखना है, इसका चीजें हल करना है। ठीक है, अब यदि मान लीजिएगा एक टाइप और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो आयत की बात करेंगे। आयत क्या है? आयत होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब मैं प्रश्न कहूंगा, किसी आयत की भुजा को पहले 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद तथा उसकी लंबाई को 10% घटाया जाता है। सॉरी, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिएगा लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है। आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। अगर लंबाई पहले 10 रहा होगा तो 10 एक बढ़ा दीजिए, कितना होगा 11। लेकिन चौड़ाई आपका कम कर दिया जा रहा है 10%, तो 10% का मतलब 1/10 सही होगा। तो 10 से आगे कम कर देंगे तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 10 से कितना हो गई, 9 हो गई। 10 से कितना 9 हो गई। आपको करा क्षेत्रफल परिवर्तन, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते, क्या करें, लंबाई और चौड़ाई गुणा करना है। तो लंबाई चौड़ाई गुणा करें तभी हो, तब ना एरिया निकलेगा। एरिया निकालिए, 10 दहा में 100, 11 9 99, मतलब कि उसका एरिया पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 99, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, एक और 100 से 1 कम हुआ। 100 पे सीधे परसेंटेज में चला जाता है, 1% क्या हुई, कमी हुई है। ठीक है, अगर इसको आप इसके लगाए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 तभी करेंगे। पहले लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, क्लियर हुआ, और चौड़ाई को 10% कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर रखेंगे पहले 10 प्लस 10 प्लस, सेकेंड वाला माइनस है, -10 ले देंगे। अब इन दोनों में से माइनस होता है तो यहाँ पे क्या लिखें माइनस, क्योंकि दोनों में से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस का 10 गुणित 10 बटा 100 कर देंगे। देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 कट जाएगा, 10 दाम में 100, या 1 0 काट दीजिए, 0 काट दीजिए, 1 1 कम में -1, तभी देखिए क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार हम चीजें हल करेंगे, समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज भी आएगा तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 से कोई मतलब नहीं होगा, आधार गुणित ऊंचाई गुणा कर देंगे, सेम वही तो है लंबाई गुणित चौड़ाई वाला। ठीक है, चलिए हम प्रश्न के माध्यम से हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो जो क्षेत्रफल होता है भुजा को भुजा चाहे भुजा स्क्वायर करिए, दोनों बात हो रही है। ठीक है, आप इसको 2-3 तरीके लगा सकते हैं। पहला आपके पास है, अभी मैं बताया 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, जो x प्लस वाई वाला था वही तो है। तो 2x मतलब लगाएंगे 30 वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, डायरेक्ट कमी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये लगा सकते हैं लोग। अगर एक को कमी एक को वृद्धि, सॉरी एक को कमी को वृद्धि करता तब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाता, क्योंकि इसमें एक को बढ़ाया घटा रहा है, इसमें दोनों को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 2x लगाइए, नहीं तो x प्लस s कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे 30 गुना के 60% होगा, 60% होने के बाद लिखिएगा, हो जाएगा 30 गुना 60%। यहाँ पे अगर 30 गुणे 30 दो बार होगा, नीचे आपका आ जाएगा 100। देखिए ये डबल जीरो जाएगा, 3 त्रिक 9, 60 प्लस 9, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी बताइए, 69% वृद्धि होगी। ठीक है, एक तरीका ये निकालना है। उसके प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि की गई, तो 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। इसका मतलब पहले 10 भुजा रहा होगा तो उसका भुजा 3 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे, ये भी 10 से फिर 13 हुआ होगा आपका, दोनों साइड होंगे। अब गुणा करेंगे 10 दहा में 100, इधर जाएगा 13 13 169, तो 100 से कितना बढ़ा, 169 का कितना बढ़ा, 69 बढ़ा, कितना पे 100 पे जो बढ़ेगा वो सीधे प्रतिशत में होगा 69%, तभी देखो 69% आया। इसमें सही आपका आ जाएगा 99, इसमें से कोई नहीं, ये भी कर जाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक, या तो आप किसी तरह लगा सकते हैं। अगर इसको ये हो रहा है भुजा कितना हो जा रहा है, 10 से 3 वृद्धि हो रहा है, इसको लिखिए 13/10, लेकिन इसमें दो बार एक ही चीज का मल्टीपल करना है, इसका वर्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 की स्क्वायर 169 हो जाएगा,
10 में आपका 100 हो जाएगा। 100 से कितना एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि ये नीचे वाला हर वाला हमेशा प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक वैल्यू बताता है। तो 100 से 78 हुआ, 69 की वृद्धि हुई कितना पे 100 पे, तभी आपका देखिए 69% होगा। किसी तरह आप करेंगे 3 बार, अगर इसमें यही घन आता से घन आता तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई भुजा 3 बार होता, या भुजा क्यूब होता तो 3 बार करना पड़ता हमें, डायरेक्ट क्यूब निकालते, यही प्रक्रिया 3 बार लिखना पड़ता है। सब चीजें एक ही रास्ते मतलब एक ही मंजिल की ओर सारे ले जाएंगे, बस आपको जाना किससे आपको समझना पड़ेगा, कौन आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पर और आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर, मतलब दोनों वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करने पर प्राप्त आयत, क्योंकि जब ये वर्ग होगा तो ये वर्ग है, लेकिन इस वाले में लंबाई में 40% वृद्धि करूंगा, इसकी लंबाई इस टाइम थोड़ा बढ़ जाएगी, हो जाएगी, और चौड़ाई में 30% वृद्धि करूंगा, चौड़ाई थोड़ा सा कम बढ़ेगी, इसी टाइप मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा एक आयत। क्या है, वही कर रहा है कि प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट दिखे, बेस मतलब जो बेसिकली वही कह रहा है, बस आपको थोड़ा सा घुमा रहा है। ठीक है, चलेगा, ध्यान से समझते हैं। तो इसका मतलब पहले 40% वृद्धि हो रहा है, प्लस 40 लिखिए, फिर 30% वृद्धि हो रहा है, फिर 30 लिखिए, फिर जब 40 इंटू 30 बटा क्या आ जाएगा 100, ये 40 30 70, ये 0 0 जाएगा, 4 3 12, 70 12 कितना होगा 82%, 82% वृद्धि आपका प्रश्न। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे वाला लगाना चाहते हो भी लगा लीजिए। लंबाई 40% वृद्धि हुई, 40% का मतलब होता है 40 बटा 100, तो 40 को 20 काटेंगे, 20 गुना 40 20 पंजे 100, मतलब अगर लंबाई मतलब पहले वाले वर्ग की भुजा लंबाई 5 रहेगी तो आप कितना 2 अधिक करेंगे 7 हो जाएगा, फिर इसमें 30% वृद्धि करेंगे, 30% का मतलब होता है 3 बटा 10। अगर लंबाई मतलब उसकी जो चौड़ाई पहले 10 रहेगी, 10 से 3 13 बढ़ाओगा, 3 बढ़ाओ 13 कर देंगे, देखिए 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, इधर क्या 13 से 91, इसको करिए क्या 100 बना लीजिए, 100 बनाने से हमको बेस्ट मतलब साबित हो सकता है। 50 गुना 100, इसमें 100 जुड़ा के इसमें 100 जुड़ा के 2 एकम 2 2 9 18, अब 100 से कितना ज्यादा देख लीजिए, सीधे 82 है, 100 पे 82 सीधे 82% वृद्धि होगा, आपका डायरेक्ट आ गया, तो ये किसी तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, चलते हैं। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई ठीक है 20 सेमी है, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया, ठीक है, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। लंबाई कितने परसेंट बढ़ी 3% बढ़ गई, सॉरी 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल में 100 सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है, लंबाई क्या है जो सॉरी इस 20 सेमी से कोई मतलब नहीं है। लंबाई में वृद्धि हो कितनी रही है 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% का मतलब 130 बटा 100 करिए, थोड़ा समस्या आ रहा है, चलिए लिखिए 30% का मतलब होता है 3 बटा 10, मतलब अगर लंबाई शुरुआत में 10 रही होगी अब कितना हुई होगी 13 हो गई, क्लियर है। इसके बाद चौड़ाई 20% कम हो जाती है, 20% का मतलब होता है 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अगर चौड़ाई 5 है तो एक कम करके कितनी होगी 4 हो गई होगी, ठीक है, ये चौड़ाई आ गई, हो गई चौड़ाई। हम क्या करेंगे आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई का अनुपात दिया गया है, चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, गुणा करते हैं तो किसका अनुपात निकलेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। गुणा करते हैं, गुणा सीधे सीधे करते हैं, इसमें ढाई काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 बचे 25, 13 दूना के 26, मतलब पहले क्षेत्रफल 25 यूनिट था, अब क्षेत्रफल 26 यूनिट हो गया, ये यूनिट है, ठीक। तो क्षेत्रफल वृद्धि कितनी हुई
1 यूनिट की वृद्धि हुई, इसी 1 यूनिट का मान दिया गया है, क्षेत्रफल में 100 सेमी स्क्वायर वृद्धि हो गई। ये इसी दिया गया है 100 सेमी स्क्वायर। आज पूछा नया क्षेत्रफल, तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल ये अब वाला ये है, तो 26 यूनिट। तो 26 यूनिट कितना आ जाएगा, 26 से कम 26 डबल जीरो 2600 सेमी स्क्वायर, मतलब उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा 2600 सेमी स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं, यस या नो करके जवाब दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज में लिखा ना, त्रिभुज का संकेत बनाओ। ठीक है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई हो, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई। तो मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए इसे। ठीक है, आधार क्या हो रहा है, आधार देखिए ये वाला सेकेंड वाला है, क्योंकि ऊंचाई आधार में इतने % वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने का मतलब 45.45%। अगर देखा जाए इसको, इसमें से 9 अगर कॉमन कर लूं मैं, क्या 9 कॉमन कर लूं, तो 9 कॉमन को तो आप 5 कॉमन किए, अगर मैं 5 बाहर निकाल दूं तो 5 9 45, इसके बाद 4 5 दोनों को लेना पड़ेगा, 0 बढ़ाना, फिर 5 9 45 हो सकता है। मतलब इसका मतलब आपको पता है कितना फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब 1/11 होता है क्या। इसे मैं कहा था आप याद कीजिए, 9.09% का मतलब 1/11 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका गुणा करने तो आ जाएगा 5/11, मतलब ये वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब अगर हम ऊंचाई की बात, आधार की बात करें, आधार क्या है, अगर आधार शुरुआत में 11 रहा होगा तो हो कितना गया 5 वृद्धि, 11 5 कितना हो गया होगा 16 होगा। ये आधार की बात कर रहा है, लेकिन ऊंचाई में क्या चेंज हो रहा है, ये आधार आपका होगा। अब हम बात करें ऊंचाई में क्या चेंज हो रहा है, देखते हैं। ऊंचाई में 37.5%, 37.5 को देख करके कुछ मन में विचार आ रहा है, किसका 3 गुना है 12.5 का, क्योंकि 12 है ना, 12 3 36 और 0.5 3 में तो आपका 1.5 हो जाएगा, तो 37.5 ये 12.5 का 3 गुना है। अभी मैंने बताया 12.5% का मतलब होता है 1/8, इसका 3 गुना, ये 3.5 गुना तो है, इसका 3 गुना मतलब 3/8। ये लोग आप लोगों को समझा रहा, इसका मतलब ऊंचाई यदि पहले 8 रहा होगा, अब ऊंचाई कितना रहा हो, कितना हो गया होगा 8 से 3 11 हो गया होगा। अब आपको निकालना क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार तो ऊंचाई, तो हमको 1/2 से कोई मतलब नहीं, आधार और ऊंचाई का गुणा करना, गुणा सीधे सीधे करते हैं। ये 11 से 11 काट दीजिए, इधर आपका 8 एकम 8 गुना 16, उधर 1 इधर 1 उधर 2 बच गया। ये क्षेत्रफल मतलब पहले क्षेत्रफल 1 था, कितना हो गया 2, दुगना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल वृद्धि कितना हुई है 1 वृद्धि, कितना से 1 से। तो अब इसको परसेंटेज में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना 100%, इसका सही होगा 100% हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे रहने दीजिए, इसको 100 बनाने का प्रयास करें, 100, इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे, 100 गुना 2, 100 से कितना बढ़ा है 100 बढ़ा है। और जब कोई चीज 100 पे वृद्धि होती है कमी तो सीधे परसेंटेज होता है 100%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नए क्लास में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। प्रतिशत का 1-2 और क्लास रहेगा, इसके बाद प्रतिशत के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका रेशियो वाला, अनुपात वाला। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, और जो भी चीजें आपको समस्या हो रही है एक बार जरूर वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें कि चीजें कहीं मतलब क्या समस्या आपको हो रही है, क्या मुझे समझाने में कोई मतलब कमी हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद हम प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।